हेलो एवरीवन, न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज यानी 26 नवंबर के न्यूज़ टुडे के इस अंक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं और शॉर्ट न्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसे देखेंगे। सबसे पहले जो इसमें 5 न्यूज़ आर्टिकल हैं आज महत्वपूर्ण सुर्खियों में, तो सबसे पहले क्या है, सॉवरेन एआई का उदय। मतलब राष्ट्र स्तर पे अपना एआई प्लेटफॉर्म और एआई से जुड़े हुए डेवलपमेंट। डिजिटल अनुक्रम जानकारी के संदर्भ में जो डेवलपमेंट हुआ है एफएओ के द्वारा, जो एक संस्था है जो काम करती है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। ये बड़ा मामला है सोशल मीडिया के प्रयोग से और उससे जुड़े हुए। एआई और व्यक्तित्व अधिकार, किसी व्यक्ति या किसी सेलिब्रिटी के स्पेशल स्टाइल को कॉपी करके उसका वाणिज्यिक उपयोग करना, उसके संदर्भ में ये आर्टिकल है। जो उससे डिफरेंट मामले आ रहे हैं, खास करके एआई और एआई से बनने वाले इमेज और वीडियो के समय में। भारत में हिरासत में मृत्यु, काफी गंभीर मामला और काफी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी सेंसिटिव मामला, जो कि अधिकार से जुड़ा हुआ, सीधे सीधे व्यक्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है देश में। तो उससे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं। सबसे पहला संविधान दिवस, जो आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। सुर्खियों में रहे अभ्यास, एक्स सूर्य किरण, ऑपरेशन पवन, म्यूल अकाउंट्स, ओजोन, नई चेतना, ऑन कोर्ट, और अंत में सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व एक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज आर्टिकल से। तो आज का हमारा जो पहला न्यूज आर्टिकल है वो एआई और एआई से जुड़े जो डेवलपमेंट है विश्व स्तर पे हो रहा है उस पे आधारित है। तो जैसा इसके शीर्षक से ही पता लग रहा है, क्या है शीर्षक, एआई सॉवरेन एआई का उदय, क्योंकि देश वैश्विक महाशक्तियों पर निर्भरता कम करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी इसमें आई है सॉवरेन एआई। मतलब हम लोग यहीं से बात स्टार्ट करेंगे अपनी कि सॉवरेन एआई क्या है, या सॉवरेन या संप्रभु एआई। संप्रभु मतलब सरकार के द्वारा जो एआई के लिए अवसंरचना निर्माण किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। एआई और एआई से जुड़े जो अवसंरचना है, उससे जुड़े टूल्स या उससे जुड़े जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी आप देख सकते हैं। तो बात हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कोई भी काम जो मानवीय बुद्धिमत्ता के द्वारा, हम और आपके द्वारा किया जा सकता था, वो सब काम मशीन या कंप्यूटर के द्वारा करना सुनिश्चित करना, इसी को सामान्य तौर पे हम लोग सामान्य भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है आज की दुनिया में, वो हमारे आसपास सब जगह है। हम और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, तो शायद इस माध्यम में भी एआई और एआई से संबंधित डिफरेंट टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन, इसी तरह से हेल्थ सेक्टर, इन सब में जो है ना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है या लाया जा सकता है एआई के यूज से। क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के जहां बड़े रास्ते इसने खोले हैं, क्योंकि डेटा का जो तमाम डेटा है उसका प्रयोग करके ये उसको संसाधित करके आपके सामने रिजल्ट, निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें कि समय लगता था पहले, जो हम और आप करते थे, वो एआई कर रहा है। तो एजुकेशन मैंने बताया, हेल्थ केयर मैंने बताया, इसी तरह से समाज और देश की अन्य जो सेक्टर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आप सैन्य और सुरक्षा दृष्टिकोण से, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मतलब सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के क्षेत्र में, और साइंस एंड टेक, मतलब डिफरेंट सेक्टर में एआई का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि ह्यूमन जो लेबर है उसे कहीं ना कहीं कम कर रहा है। और क्या कर रहा है, ये एस्पेक्ट हमारा इस चर्चा का नहीं है। आज हमारा चर्चा का विषय ये है कि ये बड़े पैमाने पर डेटा का प्रयोग कर रहा है, ये पूरे की पूरी प्रक्रिया में। इसलिए मैंने एआई की परिभाषा दी सबसे पहले। और डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे आपके द्वारा जो चीजें प्रयोग की जा रही है, हम और आप
ही एक तरह से एआई डेटा है इनके लिए। तो ये डेटा देश का डेटा है। तो इस तरह से ये आवश्यक है कि एआई टूल्स और एआई जो प्लेटफॉर्म है, हमने सुना है नाम चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीप सीक, ये सब जो प्लेटफॉर्म है ये बड़े पैमाने पे डेटा का प्रयोग करते हैं, जो डिजिटल डेटा है जो अवेलेबल है, और उसका प्रयोग करके संसाधित रिजल्ट, प्रोसेस रिजल्ट जो यूजर है उसको देते हैं, और यूजर अपने मर्जी से मतलब अपनी जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग करता है। तो इसमें एक चुनौती ये भी है कि ये जो स्थानीय डेटा है उसका प्रयोग वर्ल्ड में कहीं भी किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा, इस एआई प्लेटफॉर्म के द्वारा, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल है और ये उनके द्वारा प्रोसेस्ड की जा रही है। तो इसलिए आवश्यक है देश की सुरक्षा, देश की सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए एक हद तक कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म और इस प्रकार के टूल्स को खुद से डेवलप किया जाए, मतलब दूसरे पे निर्भरता को कम किया जा सके। यही आज जो पूरी की पूरी दुनिया में यही शीर्षक का मतलब है कि जैसे हमने सुना है कि यूएसए, चीन जैसे जो राष्ट्र हैं जो अभी एआई के रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं और पूरी तरह से एक दूसरे से compete कर रहे हैं, जो मैंने नाम लिए आपके सामने, चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीप सीक, इन्हीं जैसे चैट जीपीटी, ग्रॉक अगर अमेरिकी माने तो ये अमेरिकी एआई प्लेटफॉर्म बोला जाए, तो वहीं पे डीप सीक और इस तरह से डिफरेंट जो एआई टूल्स हैं और एआई प्लेटफॉर्म है चीन के द्वारा भी किया जा रहा है। इसी तरह से भारत के लिए भी जो उपयोगिता है इसकी, देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, कि देश में ही अपना एआई डेवलप किया जा सके अपनी डिजिटल अवसंरचना, डेटा, वर्कफोर्स के आधार पे। ये तो पूरा का पूरा यही है। तो इसका मतलब वही कि सोवरेन एआई मतलब सरकारों के द्वारा, मतलब देश में निर्माण किया गया, और देश इसके लिए आगे इंडिया एआई मिशन, हमने सुना है इंडिया एआई मिशन, बड़े जोर शोर से भारत सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया इस योजना को। तो आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के प्रभुत्व के सामने भारत को भी अपना एआई मॉडल विकसित करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने सुरक्षा से जुड़े हित और जो प्रतिस्पर्धा बनाए रखा जा सके, compete कर सके। ये इंटरनेशनल पूरी तरह से जो ये भीड़ चली है ये इस होड़ में, एआई के रेस में अपने आप को आगे रख सके, और इसीलिए क्या सोवरेन एआई का एक अपना मॉडल बनाया जा सके। तो ये इसका मतलब यही है कि देश की अवसंरचना, डेटा और कार्यबल का उपयोग करके एआई का सृजन करने की क्षमता विकसित करना। हालांकि इसके बहुत सारे पक्ष हैं कि इसमें बहुत बड़ा फंडिंग, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्या है इस सबसे पहले आगे बढ़े हम लोग, तो एआई देश सॉवरेन एआई को क्यों अपना रहे हैं, थोड़ा सा मैंने ये इंट्रो दिया है, इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ हम लोग देख सकते हैं कि अपने आप में ये एक बड़ा सॉल्यूशन लेके आए हैं। मैंने बताया हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, मिलिट्री और डिफेंस रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और किसी भी प्रकार की रिसर्च के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है। और इससे इतर अगर हम लोग हट के आए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एआई, आईओटी और एआई इनेबल्ड रोबोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो कि पूरी के पूरी सिस्टम को ही क्या ऑटोमेटेड कर देता है, मतलब ह्यूमन जो लेबर है उसे हटा देता है। इस सब का प्रयोग क्या हुआ कि जो मानवीय श्रम में लगने वाला समय और निवेश था वो बच गया। तो समय और निवेश ही बचा, तो जो उसमें लगने वाला लागत था वो कम हुआ, तो लाभ बढ़ा। एक दूसरा इफिशियंसी बढ़ गई, कि जो मैंने बताया कि जो कैलकुलेशन, जो गणना हम और आप करने में या जो रिसर्च हम और आप करने में शायद वर्षों लग सकता था, अब वो एआई जो है आपके सामने मिनटों में या सेकंडों में कर सकता है। आप कुछ भी लिख कर देखो इस चैट जीपीटी या इस प्लेटफॉर्म पे, वो पूरा का पूरा जितने भी जानकारी है इंटरनेट पे उसके बारे में देकर एक जगह आपके पास जिस भाषा में, मतलब जिस स्वरूप में, जिस फॉर्मेट में आप बोलोगे वो आपके पास लाकर रख सकता है।
और वही डॉक्यूमेंट, वही 2 पेज का डॉक्यूमेंट बनाने में हम और आपको शायद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या उससे अधिक लग सकता था। तो ये चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज हमारी क्या होगी, समय और निवेश, समय बचाएगा, ह्यूमन लेबर को बचाएगा और इफिशियंसी बचाएगा। इस सब का लाभ क्या होगा, आर्थिक इफिशियंसी में, इससे आर्थिक लाभ, और ये पूरा का पूरा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। यहीं पे अब मैं बता दूं चलते चलते, अभी क्या, अभी भारत सरकार का ही डेटा है ये अनुमान है कि भारत सरकार में इंडियन इकोनॉमी में क्या, इंडियन इकोनॉमी को 2035 तक ये भारत सरकार एआई के प्रयोग से, एआई के प्रयोग से ये बड़ा लाभ मिलने वाला है। 2035 तक 1.38 ट्रिलियन डॉलर ऐड किया जा सकता है एआई और एआई जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके अर्थव्यवस्था में। और अभी माने तो, अभी अगर बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, जबकि भारत में अभी ये एकदम मतलब शुरुआती दौर में है एआई का प्रयोग, तब ये इतना बड़ा सेक्टर है। और अगर टेक और एआई सेक्टर की बात करें तो 280 बिलियन डॉलर की ये कंपनियां जो अभी टेक और एआई सेक्टर यहां पे काम कर रही है, जिसमें एआई का की भूमिका काफी अधिक है। और वही मैंने बताया 1.38 ट्रिलियन डॉलर जो है 2035 तक ऐड कर सकती है एआई के द्वारा। तो आर्थिक लाभ तो इसमें काफी अधिक है। लेकिन ये तो मैंने भारत का एग्जांपल दिया जो कि शुरुआती दौर में, लेकिन अभी कौन है अभी लीडिंग, जैसा मैंने बताया यूएसए, चीन और जो विकसित राष्ट्र पहले से थे, जिन्होंने पहले जो इस पे काम किया। तो ग्लोबल नॉर्थ, हमने सुना है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ ये एक आर्थिक और भू राजनीतिक अवधारणा है, जिसमें कि भारत इसका एक तरह से प्रणेता बनकर उभरा है। भारत, ब्राजील, इस तरह के जो राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं। तो जो ग्लोबल साउथ, तो यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ जो है उसको, उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसने पहले इसमें रिसर्च करके और पहले में इसमें बढ़त ले ली है और उसको फायदा मिल रहा है। क्योंकि सारे के सारे टूल्स जो है ना अभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं से निर्मित या वहीं से उनके उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं है। तो ये उनको फायदा है। और ग्लोबल साउथ को क्या, ग्लोबल साउथ एक तरह से क्या, उस सर्विस को लेने वाले बन गए। मतलब वो जनरेट करने वाले और ये सर्विस को लेने वाले। तो सर्विस लेने वाला हमेशा पैसा देगा, तो इस तरह से हानि हो रही है। तो यहाँ पे रणनीतिक स्वायत्ता, रणनीतिक स्वायत्ता वही डेटा के संदर्भ में आप इसे समझ लें, क्योंकि सारे एआई जो मॉडल हैं सब बड़े पैमाने पर डेटा यूज कर रहे हैं और स्थानीय डेटा को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आपको आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से सुरक्षित रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो आवश्यक है कि उसे अपने देश में एआई मॉडल डेवलप करना पड़ेगा और उसी को यूज करना होगा, जिससे कि आपका डेटा वहां ना जाए और तभी आपकी संप्रभुता भी बनी रहेगी, मतलब डिस्क्लोज नहीं होगी, लीक नहीं होगा। तो यही है कि कंप्यूटिंग एआई मॉडल्स कंप्यूटिंग पावर के लिए अमेरिका और चीन पे निर्भरता जो है ना हम लोग कम कर सकते हैं। ये तभी होगा जब स्थानीय स्तर पर इसे डेवलप किया जाए। डेटा संप्रभुता, यही इससे जुड़ा हुआ पॉइंट मैंने साथ में ही बताया कि डेटा संप्रभुता अंततः तभी बनी रहेगी जब एआई मॉडल जो होगा वो स्थानीय होगा, देसी होगा, इंडिजिनस होगा, घरेलू होगा। नहीं तो वो डेटा कहाँ जाएगा, बाहरी हाथों में, और उसका प्रयोग विभिन्न रूप से किया जा सकता है देश के खिलाफ भी, देश की सुरक्षा के खिलाफ, देश की आर्थिक हितों के खिलाफ, देश की भू राजनीतिक हितों के खिलाफ किया जा सकता है। तो इसलिए और ये महत्वपूर्ण डेटा कैसा होता है, हमारे और आपसे जुड़ा हुआ डेटा, मतलब जो जितनी भी जानकारी है आज के डेट में सब कमोडिटी है डेटा के रूप में। हम और आप क्या सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो अपने आप में डेटा है, बहुत वैल्यूएबल डेटा है, अमूल्य डेटा है। क्या खाते हैं, क्या मेरे इंटरेस्ट है पहनने का, कहाँ जाने का, ये सब एक तरह से डेटा है और सब दूसरे लैंग्वेज मॉडल के द्वारा यूज किया जा सकता है और उसको यूज करके बहुत सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं। तो उसके साथ साथ क्या बैंकिंग से संबंधित डेटा है, उसके बाद क्या डिफेंस से संबंधित डेटा, उसके बाद एग्रीकल्चर से संबंधित या डिफरेंट बिजनेसेस से संबंधित। तो सब ये महत्वपूर्ण डेटा है, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, सब राष्ट्रीय नियंत्रण में रहे, ना कि विदेशी तकनीकों के हाथ चला जाए। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना होगा कि चैट जीपीटी, ग्रॉक जैसे जो अमेरिकी मॉडल है, मैंने यहाँ पे डीप सीक भी लिख लो आप, डीप सीक जो चाइनीज है, इनके जगह पे भारतीय कोई इसका वर्जन हो, ये हमने सुना नहीं है अभी तक, क्योंकि इस तरह से कोई बड़ा बना ही नहीं है। भारतीय किया जा रहा है बहुत तेजी से।
सांस्कृतिक संरक्षण क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण सेम कि मतलब जो ये जो डेटा है, डेटा हमारे आसपास से आया हुआ है, हमारे स्थानीय स्तर पे, तो इसमें क्या संस्कृति के गुण भी, संस्कृति मतलब जैसे मैं बोलूं तो क्या मैंने बताया, खान पान, रहन सहन, बोली, भाषा और जो रिचुअल्स हैं, जो प्रथाएं हैं, सबसे संबंधित डेटा उसमें अगर फीड किया जाएगा, तभी उसके द्वारा जो दिया जाने वाला जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, वो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के अनुरूप होगा और जो हमारे लिए सही होगा और लाभकारी होगा। नहीं तो वो क्या होगा कि जब हम रिजल्ट मांगेंगे तो वो हमारे से मैच नहीं होगा और वो हमारे समाज में हो सकता है कि उस निष्कर्ष का प्रयोग करके या उस एआई मॉडल का प्रयोग करके हमारे समाज को बांटने का काम किया जा सकता है, तोड़ने का काम किया जा सकता है, इस तरह की चीजें, या कमजोर करने का काम किया जा सकता है, या सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं हावी होने का काम किया जा सकता है, या चीजें ये चल रही हों, मतलब फीड करना, जैसे खाने की आदतों में। अगर खाने की आदतें, जैसे मैं बताऊं, अगर संस्कृति जो है बड़े पैमाने पे जो उसके पीछे का जो भी चीजें हम लोग व्यवहार जो है, सांस्कृतिक व्यवहार, वो सबके पीछे जो है ना कुछ लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया खान पान, खान पान आपकी ज्योग्राफी से संबंधित है। अगर कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति और साउथ इंडिया के व्यक्ति, आज भारत की बात करें तो इसमें भी फर्क है। और फर्क क्यों है? वो फर्क है यहाँ के मौसमों के द्वारा, मौसमों के कारण, और मौसमी जो बदलाव है उसके कारण, जो एडेप्टेशन है बरसों से सांस्कृतिक रूप में उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और ये चीज जो अमेरिका में डेवलप किया गया एआई मॉडल, उसे नहीं पता। तो खान पान की आदतें तेजी से बदल रहा है। लोगों ने पूछा कि हमारे लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, उसने वहां से बताया और उसने ऐसी चीजें बताई जो हमारे खान पान में, हमारे ज्योग्राफी के लिए ठीक ही नहीं था। तो ये एक तरह से छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये डिफरेंट तरीके से आप सोच सकते हो। तो यही है, ये सांस्कृतिक संरक्षण यहाँ पे है कि हमारे जो संस्कृति के मूल्य हैं उसको भी संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि एआई हमारे समाज में, देश में, अर्थव्यवस्था में सब जगह फैला हुआ है। ये सब जगह हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसीलिए ये भी आवश्यक है। ठीक है। और इससे क्या है, आगे आने वाले में क्या, जैसे जैसे इसका प्रसार बढ़ेगा, उसमें क्या, उससे क्या, जो देसी भाषाएं हैं और जो देसी जो हमारी प्रथाएं हैं, उनको भी संरक्षित करना एक चुनौती बनकर उभरेगा। और अगर हम स्थानीय तौर पे इसे शामिल निर्माण करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी। ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पे स्थानीय स्तर पे डेटा जो है ना शामिल होगा, तो उससे संरक्षण करना चुनौती नहीं होगी, बल्कि वो उसके लिए और फायदेमंद होगा। ठीक है। भारत के लिए चुनौतियां क्या है? चुनौतियां यही कि सिंपल क्या, विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, घटकों अवसंरचना के लिए विदेशों पर निर्भर। सिंपल, ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब विदेश में, कंपोनेंट्स अवसंरचना के लिए, मतलब आप इससे जो चिप यहाँ पे यूज किया जा रहा है आज के डेट में, कंप्यूटर चिप एआई के डेवलपमेंट के लिए, उसकी भारी कमी है इंडिया में। भारत अभी इसमें काम कर रहा है, शुरुआत किया गया है। इंडिया एआई मिशन जो मैंने बताया, उसके अंतर्गत भी बात की जा रही है। उसके बाद क्या, काम करने वाले लोग, जैसे बताया गया यहाँ पे सिलिकॉन चिप्स की बात की जा रही है। ठीक है। वित्त पोषण बड़े पैमाने, क्योंकि ये बड़ा जो है कैपिटल इंटेंसिव ये होगा, इसमें अभी लागत जो है अधिक लग रहा है, पूंजी की आवश्यकता है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत में दोनों क्षेत्र के द्वारा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के द्वारा भारी मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। कुशल कार्यबल, जाहिर सी बात है, एआई डेवलपमेंट करने के लिए एआई में ट्रेंड प्रशिक्षित जो कार्यबल है उसकी कमी है, भारी कमी है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त लोगों की कमी है। डिफरेंट सेक्टर में, हेल्थ केयर में ले लो आप सॉफ्टवेयर में ले लो, आप डिफरेंट सेक्टर में, इंडिया के अंदर काम करने में, या एक लेवल से अधिक जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जो उच्च प्रौद्योगिकी है, उसमें काम करने के लिए हम लोग एक सामान्य से मध्यम स्तर तक तो पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन हम लोग हाई एंड टेक्नोलॉजी में अभी उतना काम हम लोग नहीं करें, तो इसलिए तो उसके संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे बताया गया, फंड है, उसी तरह से जो है ना, जो ट्रेंड जो कार्यबल है उसकी काफी कमी है। तो जिसमें से एआई भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। एआई के विकास में ही बहुत बड़ा जो है चुनौती है। भारत की सोवरेन एआई पे वही बात की जा रही है कि भारत की पहल क्या है। तो सबसे पहला आपने सुना होगा भारत जेन,
इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत ही आप ही देखोगे ये चीजें प्रारंभ की गई। सबसे पहला संप्रभु, बहुभाषी और मल्टी मॉडल, यही बताया, बहुभाषी 22 भाषाओं में होगा, देश की सारी भाषाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, कौन स्टार्ट करेगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। 2025 में राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली के तहत विकसित किया गया। ये सब ध्यान में रखेंगे। लक्ष्य क्या है? 22 भारतीय भाषाओं में एआई का स्टैक बनाना, जो गवर्नेंस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल समावेशन, सब में ये काम करेगा ये। और जैसे अभी देखोगे, इसमें टेक्स्ट, स्पीच, डॉक्यूमेंट, विजन को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है। अब कुछ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि कृषि साथी, जैसे ये किसानों के लिए क्या, एक आवाज सक्षम, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि टेक्स्ट बेस जो भी सिस्टम है, ऐप वगैरह, उसे कौन चला पाएगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि उसे पढ़ना होगा या लिख कर टाइप करके करना होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम वॉइस बेस्ड करेंगे तो तभी एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है वो भी सक्षम हो जाएगा इससे काम करवाने में। तो वॉइस बेस्ड इनेबल जो व्हाट्सएप सलाहकार उपकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एआई का ही एक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है और बहुत लाभकारी हो रहा है किसानों के लिए। ई बिक्र एआई, ये क्या है? एक छवि से, मतलब इमेज से सारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे देता है। इमेज अपलोड कीजिए और उस पर डिस्क्रिप्शन दे देगा। किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, एमएसएमईज वगैरह, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एमएसएमईज के लिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एआई, सॉवरेन एआई के डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है पर्यावरण से संबंधित क्या है? डिजिटल अनुक्रम जानकारी, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, पादप अनुवांशिक संसाधनों पर संधि। ये भी संधि काफी इंपॉर्टेंट है, एफएओ के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा ये संधि है। इसी से संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है। बेसिकली क्या है कि जो ये घटना है, ये जो टर्मिनोलॉजी डिजिटल अनुक्रम जानकारी पादप आनुवांशिक संसाधनों पर जो संधि है के तहत मुख्य मुद्दों में से एक है, मतलब उसे कमजोर कर सकता है। बेसिकली ये है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये क्या है? डीएसआई क्या है? डीएसआई सिंपल भाषा में ये समझें कि किसी भी पौधे, किसी भी वनस्पति की बात की जाए, प्लांट की बात की जाए, या किसी जीव की बात की जाए, उस सबका एक अपना यूनिक जेनेटिक कोड होता है। हम और आपका भी एक यूनिक जेनेटिक कोड है। हर व्यक्ति अलग है जीन के आधार पे, और उसका हमने देखा है, हमने पढ़ा है ये इस बात में कि उसका एक अनुक्रम होता है, एक विशेष अनुक्रम। हर एक व्यक्ति का एक विशेष अनुक्रम हो सकता है। ये चाहे भले हो अपने भाई बहन, ये सगे भाई बहन क्यों ना हो, एक फैमिली से ही क्यों ना हो, सबका एक यूनिक है। ये प्राकृतिक रूप से है। तो उसी डिजिटल, उसी जो वो जो डीएनए है, इसी के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस बनाना, मतलब उसको डीएनए मैपिंग किया जाना, इसी के आधार पे। ये सब हमने सुना है, हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है ये, कि सबका एक यूनिक जो है ना डीएनए है। और अगर उसको सीक्वेंसिंग कर लिया जाए, मतलब उससे फॉर्मेट कर लिया जाए, उसकी पहचान कर ली जाए दुनिया में सारे इंसानों की, तो क्या हमारे पास, ये देखिए, क्या हमारे पास ये कितनी बड़ी जानकारी होगी कि सबकी यूनिक डीएनए जानकारी अगर कहीं एक जगह रख दी जाए तो सबको पता होगा कितनी बीमारियां हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, किस कारण से हैं, ये सारी जानकारी हो जाएगी, जो कि अभी चल भी रहा है। तो इसी प्रकार से आप देखो कि अगर पौधे, वनस्पति, जीव की बात की जाए, तो अगर सबकी इस तरह से जीन सीक्वेंसिंग, अगर इसको अपलोड कर दिया जाए डिजिटली कोडिंग करके, कि जो जेनेटिक जो उसके शरीर में थी प्राकृतिक रूप से, उसे रिकॉर्ड किया जाए और उसे डिजिटली अपलोड कर दिया जाए, और उसका प्रयोग आगे किया जा सके उसके प्रयोगकर्ता के द्वारा, तो कितनी आसान चीजें हैं। तो यही चीज है क्या? डिजिटल सीक्वेंस जानकारी। ये बेसिकली वही जेनेटिक जानकारी जो है, जेनेटिक कोड है, उसी का डिजिटल संस्करण है, जो कि एक जगह रखा जाएगा। और क्यों रखा जाएगा, मन में सवाल आ रहा होगा। रखा इसलिए जाएगा कि भविष्य में उस प्लांट का या उस जीव का अगर कोई प्रयोग करना चाहता है किसी पर्पज से, मेडिसिन बनाने के लिए, या अलग बीज बनाने के लिए, या
और किसी कारण से रिसर्च करने के लिए, मतलब खाद्यान्न से संबंधित कोई जानकारी, मेडिसिन से संबंधित कोई जानकारी, बीमारी खत्म करने से संबंधित कोई जानकारी, उपचार से संबंधित, अगर कोई रिसर्च करना चाहे कोई कंपनी, तो वो उसे लेकर सीधे लेना, डायरेक्टली उस बैंक से वो जानकारी लेकर वो कर सकता है। तो ये कितनी आसान व्यवस्था हो जाएगी। और ये डिफरेंट जगहों पे ये किया गया है, किया जाता है डिफरेंट, जैसे जेन बैंक यूएसए के द्वारा। इसी तरह जापान में भी एक संस्था है, वो इसे मेंटेन करती। तो डिफरेंट संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डिफरेंट टाइप की ये डिजिटल बैंक, जो जीन बैंक है, उसको ये जो पूरा का पूरा उसमें डिजिटल सीक्वेंस जो रहेगा, उसमें इंफॉर्मेशन जो रहेगी डीएनए के बारे में, जीन कोड के बारे में, वो रखा रहता है। और जिसका प्रयोग इंडस्ट्री के द्वारा, किसी रिसर्चर के द्वारा, किसी एजुकेशनिस्ट के द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा किया जा सकता है, किसी पादप वनस्पति के प्रयोग के संदर्भ में। तो ये व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था अगर सही से चलती है तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, इससे ये सारी प्रक्रिया जो है ना स्मूथ हो गई। तो ये चीजें तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि जो इसके पूरे का पूरा, वो जो कंपनी इस पर रिसर्च करेगी, ये कंपनी जो रिसर्च करेगी, ये जो कंपनी है, ये इस डेटा को लेकर, तो इससे ये लाभ प्राप्त करेगी, और इस लाभ का कुछ हिस्सा जो है इस मेंटेनेंस के लिए भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक। दूसरा, ये जो कम्युनिटी, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट या जो जिसकी बात की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इस पे रिसर्च करके, इसके जीन पे रिसर्च करके जब पता चल जाएगा कि ये काम के लायक है, तो इस प्लांट का प्रयोग किया जाएगा, वो कहाँ, दवाई बनाने के लिए या कुछ जो भी जिस पर्पज से वो लिया जा रहा है। तो इस सारा, इसके बीच में लाभ का हस्तांतरण होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए, यही पूरा का पूरा बहस है। ये अब बहस कहाँ जा रही है? ये कहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो? ये आपने सुना होगा, ये हमने सुना है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, ये हमने सुना है। सीओपी 15 हुआ कहाँ? कैली, कोलंबिया में। और वहीं पे ये टर्मिनोलॉजी आई, क्या? ये डिजिटल अनुक्रम जानकारी कहाँ आया? कैली, ये नोट कर सकते हैं, कैली। और कहाँ पे? कोलंबिया में हुआ था। और ये कब हुआ? कॉप 15, ठीक, सीबीडी का। और वहीं पे डीएसआई की बात की गई कि पूरे विश्व स्तर पे। और उससे पहले भी हमने सुना नगोया प्रोटोकॉल, सुना है ये सब हमने, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की पूरी एक संरचना बनाता है, एक पूरी का पूरा जो है सिस्टम बनाता है ये, कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जा रहा है किसी भी स्थान विशेष को, उसके लिए क्या संरचना होगा, यही तो बनाता है ना। तो ये सब हमने सुना है पहले। लेकिन आज जो है दूसरी एक संस्था की बात की जा रही है। ये संस्था कौन है? ये संस्था है यूएन स्पेशल, ये संस्था है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर। ये संस्था है एफएओ की। ये सेम इसी मैटर पे ये संस्था है जो कि बाध्यकारी है लीगली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पे मुद्दा यही है कि, और ये संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिवेदक हैं उनके द्वारा ये बताया गया है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कि जो भोजन का अधिकार है जो सबके लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो कि जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, वो उसे जो है डीएसआई के द्वारा ने सचेत किया है कि डीएसआई के द्वारा इस सिस्टम को जो है ना मौलिक रूप से कमजोर कर सकती है। क्यों कमजोर कर सकती है? कि जो मैंने बताया कि जो बैंक बनाएगा उसके पास जानकारी होगी कि अमुक वनस्पति का क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव है। और ये बैंक जो है, इस प्रकार के जो बैंक, ये कंपनीज के लिए लाभ कमा सकते हैं। तो इससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन क्या ये जो कम्युनिटी है जहां ये फॉरेस्ट है या जहां ये उग रही है, क्या इस कम्युनिटी को लाभ मिलेगा?
ये सब हमने कब सुना है? इससे पहले भी हमने सुना है कि जब सीबीडी के स्टार्ट किया गया तो इसे क्या बोला गया कि सतत रूप से सारे जीव और वनस्पतियों का प्रयोग करना है। सतत रूप से मतलब क्या? ऐसा प्रयोग करो जिससे कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण होता रहे, जैव विविधता पे हानि ना आए। एक मतलब अंधाधुंध दोहन नहीं करना। दूसरा क्या कि लाभ सबको मिलना चाहिए सामान्य रूप से। मतलब जो कम्युनिटी जंगल में रह रही है, जो उसका संरक्षण करती आई है, उस ज्ञान का संरक्षण करती आई है वर्षों से, अगर उस पर रिसर्च करके उस वनस्पति पे या उस जड़ी बूटी पे कोई बाहर की कंपनी मेडिसिन बनाती है, उससे लाखों करोड़ों कमाती है, तो अगर उसे लाभ मिलना चाहिए तो इस कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। ये हमने पढ़ा है, तो उसी से ये जुड़ रहा है। तो इसका बैकग्राउंड यही था। अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये संस्था क्या है? ये संस्था बेसिकली 2001 में अपनाया गया था इसे एफएओ के द्वारा, ठीक है। और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। उद्देश्य इसका यही है, खाद्य कृषि के लिए सभी पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना। ये संस्था थी, यूएन की चूंकि संस्था थी एफएओ के द्वारा, उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित न्यायसंगत बंटवारा करना। ये हमने देखा, उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना। तो डीएसआई अगर दे दिया गया उस व्यवस्था को, तो हो सकता है कि ये लाभ ना हो या कुछ हाथों में ही केंद्रित हो जाए। पूरी की पूरी जानकारी एक जगह केंद्रित हो जाए। तो हो सकता है कल के दिन क्या वो इस जानकारी का यूज करने के लिए मनमाना फी वसूले। ये चुनौतियां बनकर उभरी। इस तरह की विभिन्न प्रकार की बातें हैं। भारत क्या है? भारत इस संधि में अनुबंधित पक्षकार है, ठीक है। बैठक संधि का शासी निकाय, जो गवर्नेंस बॉडी प्रत्येक 2 वर्षों में बैठक करता है। तो बेसिक जानकारी ये सब तो ध्यान रखेंगे। 2001 2004 कानूनी रूप से बाध्यकारी, और भारत इसका जो है पक्षकार है। अब इसके बारे में यही चीजें बात की गई कि आनुवंशिक संसाधनों पे क्या 1992 में जैव विविधता भी समय हुआ, जिससे कॉप होता है। तो कॉप 15 मैंने बताया, और कॉप 16 भी हो चुका है। और वो क्या नाम है उसका? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये सुना है हमने, ठीक है। और ये कहाँ था? कैली, कोलंबिया में, ठीक, कोलंबिया में। तो आनुवंशिक संसाधनों पे डीएसआई 1992 के जैव विविधता विश्व के तहत चर्चा इस पे आई थी अनौपचारिक रूप से, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया। मुद्दा ये है कि परिभाषा स्पष्ट नहीं थी कि डीएसआई क्या होगा, किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, कौन इसे मेंटेन करेगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया कि जापान के द्वारा संस्था है, वहाँ पे किया जाता है मेंटेन। यूरोप में भी इस तरह की संस्था है, उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी आप समझ लो, ठीक है। और जेन बैंक जैसे बताया मैंने, यूएसए में एक तरह से ये संस्था है, ये करती है। और इसका प्रयोग जो भी करेगा उसके लिए फी देगा, और उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है। ये कॉप 16 जो मैंने बताया, उसमें भी डीएसआई पे फंडिंग की बात की गई कि जिसे भी लाभ मिलेगा उस वो 1% जो है उस लाभांश का देगा, ठीक है। इस तरह से फंडिंग की भी बात की गई। तो ये चर्चा में था, कॉप 16 में भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में था। सीबीडी का कॉप 16 की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रहे। तो यही है। और बात ये, जब मैं बात ये कर रहा हूं, इतनी बातें हो गई कि किस प्रकार की जानकारी। डीएनए तो हमने बता दिया कि डीएनए यूनिक होता है, लेकिन आम भाषा है। तो इसमें कौन कौन सी जानकारियां रखी जाएंगी किसी भी पादप वनस्पति से संबंधित? तो सबसे पहले क्या कि डीएसआई डीएनए जो उसका एक सीक्वेंस होता है, आरएनए, प्रोटीन या अन्य जैविक अनुक्रमों से प्राप्त आनुवंशिक डेटा को डिजिटल भंडारण करेंगे, स्टोर करेंगे डिजिटली। डीएसआई वैज्ञानिक अनुसंधान का एक उपकरण है। इसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जाता है, और यह सतत विकास का समर्थन करता है। बेसिकली डीएसआई के बारे में बात तो ये की गई थी, लेकिन हालांकि इसके प्रति भी अभी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये व्यवस्था अभी इसमें चर्चा की ही जा रही है। जैसा मैंने बताया कि कॉप 15 में आया, कॉप 16 में इस पर चर्चा किया गया, ठीक है। डीएसआई के लिए कैली फंड, यही कैली कोलंबिया वाला कॉप 15 में। सीबीडी के कॉप 16 में एक वैश्विक लाभ साझाकरण तंत्र बनाया गया। तो कॉप 15 में आया, और कॉप 16 जो हुआ कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो जीबीएफ जो आया, उसमें एक लाभ साझाकरण तंत्र बनाया गया था। वही जो आप लाभ कमाओगे, कोई कंपनी अगर इस डिजिटल डेटा को लेकर, तो आप अपने लाभ का कुछ हिस्सा जो है ना शेयर करेंगे, जिससे वो डिजिटल डेटा बना रहे, और उसका लाभांश जो है कुछ हिस्सा जो है ना कम्युनिटी को भी जाए। तो ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके डीएसआई का उपयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए। इससे जैव विविधता संरक्षण, क्षमता निर्माण और देशज समुदाय को, यही
जो मैंने बताया, जंगल में रह रही जो कम्युनिटी जो बरसों से उसका प्रयोग कर रही है, उस ज्ञान को बचाए हुए है, संजोए हुए है, तो उसे भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए। डीएसआई का महत्व क्या है? महत्व यही है, खाद्य और पोषण सुरक्षा में, कृषि जैव विविधता का संरक्षण और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग में। क्योंकि पूरी तरह से क्या जलवायु अनुकूल, मतलब रिसर्च और इसमें डेवलपमेंट में काम आएगा। तो सिंपल ये क्या डिफरेंट टाइप की फसल किस्मों का प्रयोग इसे बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप की फसल किस्में मतलब क्या, जो जलवायु परिवर्तन के लिए सही हो। एक दूसरा, कृषि और जैव विविधता का संरक्षण, जो विभिन्न प्रकार के फसलों का निर्माण किया जा सकता है, नए नए जीव को, नए नए बीजों का निर्माण किया जा सकता है। वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग बढ़ेगा, इससे विश्व स्तर पे रिसर्च को फायदा मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा डिजिटल अवसंरचना जो है ना, इस क्षेत्र में, इस दिशा में कारगर साबित हो सकता है। चुनौतियां क्या है? परिभाषा अस्पष्ट है, डिजिटल जैव चोरी हो सकती है, बायो पायरेसी, हमने सुना है एक टर्मिनोलॉजी, बायो पायरेसी, वही जो बताया कि अगर यहाँ से स्टोर है तो यहाँ से डिफरेंट कंपनियां जो है ना, अपने निजी हित को बढ़ावा देने के लिए इसको यूज कर सकती है, बिना उस कम्युनिटी को बताए हुए लाभ दिए। तो इसे बायो पायरेसी बोलेंगे। और अगर ये लीगली होगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा तो उसे बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग। ध्यान रहे, दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे। ठीक, किसानों के नियंत्रण को कमजोर करना, और बेसिकली उस किसान के नियंत्रण को कमजोर करेगा यही डीएसआई। तो यही डीएसआई में यही सब चीजें चुनौतियां हैं कि देशज समुदाय को हाशिए पे धकेलने का जोखिम उत्पन्न करती, जो अनुवांशिक ज्ञान के पारंपरिक संरक्षक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो डीएसआई चूंकि इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट है। आज देश और दुनिया में जहां पे हम कनेक्ट करने के लिए इस मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पे क्या है, वहीं पे ये पूरी तरह से जो है हमारे खान पान, हमारी विभिन्न आदतों को भी प्रभावित कर रहा है। कैसे, क्यों प्रभावित कर रहा है? कि हम और आप सब लोग, मतलब हर एक, प्रत्येक उम्र के, प्रत्येक लिंग, जन्म स्थान सब रहते हुए सब लोग इस पे अवेलेबल हैं, और सब लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी, अपनी ज़रूरतों के लिए, मतलब बिजनेस के लिए भी सब लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके पॉजिटिव भी जहां हैं फायदे, वहीं नेगेटिव भी हैं। इस कारण से जो है ना, बहुत सारी सरकारें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जो इस पर आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या किया, इसे सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यही न्यूज है, ये 10 दिसंबर 2025 को। और इसमें कौन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबको, प्लेटफॉर्म से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बैन लगा दिया, अकाउंट हटाने को की बात कही गई, अनुपालन नहीं किया गया तो उस पर क्या जुर्माना लगाया गया, एक बड़ा जुर्माना, 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। तो ये बड़ी घटना बनी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे बड़े देश में, क्यों, मुद्दा यही था कि वहां चिंताएं हैं, चिंताएं तो है ही सोशल मीडिया को लेकर, तो सामान्य चिंताएं। ये देखिए, ये जो टॉपिक है, ये पेपर 3 तो है ही, साथ में सोशल इशू भी है ये। तो इसलिए GS1 से भी जोड़ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बदलते जो आयाम हैं, कि इससे ग्लोबलाइजेशन को कहीं किसी चीज ने अगर बढ़ाया है, जहां अवसंरचना निर्माण और परिवहन सुविधा ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया था 90 के दशक में, या उससे पहले जो डेवलपमेंट हुआ, आज AI ने उसे और तेज कर दिया। क्योंकि पूरी दुनिया जो है एक फिंगर टिप पे आके जुड़ गई। एक फोन पे, सोशल मीडिया पे आप कहीं के व्यक्ति को कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ आज कहीं का व्यक्ति, कहीं का व्यक्ति का वीडियो देख रहा है, दुनिया के किसी कोने में बैठ के। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, जैसे सबसे पहला क्या, मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य जो है सबसे ज्यादा असर किस पे, बच्चों पे, और उन पे क्या, चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान जैसे जो लक्षण है, ये सब जो बातें थी, जो बच्चों में ये सब चीजें नहीं दिखती थी, वो वहां पे आ रही, चुकी ड्यू टू सोशल मीडिया। और क्या, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य क्या, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बंद है, दिन उनका सोना खराब हो चुका है, मतलब नींद जो है उनको नहीं आ रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है उनका। ये सारे फैक्टर जो है ना, उनके शरीर को अंततः क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जैसे मोटापा, आंख की रोशनी कम होना, इस तरह से चीजें। आप देखोगे कि जो हाइपरटेंशन और BP जैसी भी समस्या कहीं कहीं दिखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनके व्यवहार में परिवर्तन, और जो दैनिक व्यवहार है, देर रात तक जागना, सुबह में लेट से उठना, इस तरह की चीजें। और यही नहीं, ये सारी चीजें जो है ना, इसके साथ साथ क्या, जो खाने पीने की आदत है, कपड़े, रहन सहन की आदत है, जो कि मैच नहीं कर रहा उसके सोसाइटी से। वही जो मैंने बताया, जो खान पान की जो आदतें हैं, वो बरसों से इसलिए चली आ रही हैं क्योंकि वो आपके ज्योग्राफी को सूट करता है।
वो आपकी ज्योग्राफी को सूट करता है। जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, अगर ये उष्णकटिबंधीय राष्ट्रों में अल्कोहल कंजम्पशन कम है, यहाँ की संस्कृति में ही ये कम है, अधिकतर जगह तो इसे सांस्कृतिक रूप से जो है ना निषेध माना जाता है। क्यों निषेध माना जाता है, कभी आपने सोचा? इसका कारण यही है कि ज्योग्राफी, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार के सांस्कृतिक जो नियम बनाए गए हैं कि शराब का निषेध करना है। कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, गर्म प्रदेश है। यहीं अगर कहीं किसी ठंडे प्रदेश में जाओगे आप, तो हर जगह पे जो है ना, वहां पे जो अल्कोहल का प्रयोग निषेध नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन खाना है उसका निषेध नहीं है। सारी चीजें जो है ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीजें जो है ना कहीं चेंज हो रही हैं सोशल मीडिया के कारण। सामाजिक विकास, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसके लगातार उपयोग से क्या भौतिक संपर्क कम हो रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी घर से निकल ही नहीं रहे हैं। और क्या सामाजिक अलगाव, तनावपूर्ण माहौल, मतलब जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार है, कहीं ना कहीं बदल रहा है। एक खराब हो रहा है, दूसरा और तीसरा कुछ बच्चों में विकसित ही नहीं हो रहा है कि सोशली कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर आप पहली बार किसी से मिलते हैं या दोस्तों से मिलते हैं, बाहर जाके मिलते हैं फिजिकली, क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत में नहीं है। एक ऑनलाइन सुरक्षा चिंता है, और उसके साथ साथ क्या है कि साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, डिजिटल अरेस्ट, मतलब साइबर फ्रॉड, ये जैसी भी घटनाएं हो रही हैं जिसका शिकार जो यूजर है हो रहा है। और बच्चे अगर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी हो सकते हैं या हो रहे हैं, तो ये भी चिंता का विषय है। तो प्रतिबंध के नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? तो इसका नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं, देश दुनिया से कट जाएंगे। तो स्किल जो उस पर मिल रहा था, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट, बहुत सारे स्किल बेस्ड कंटेंट सब इस पे है, तो उससे दूर हो सकता है कि आप पूरी तरह से अगर उसे अलग कर लोगे तो। क्यों? क्योंकि दुनिया इसी पे आज चल रही है। तो अगर उस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो यूथ उससे रह जाए, और वो यूथ है, तो ये समस्या होगी। उसके बाद क्या बच्चों को इंटरनेट पर असुरक्षित स्पेस की ओर धकेल सकता है? हाँ, उन्हें क्या है कि आप पूरी तरह से ये सुरक्षित तो नहीं किया जा सकता कि वो ना जाएं, और इसका होगा यह प्रतिबंध करने से कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, जैसे डीप फेक वगैरह, डार्क वेब वगैरह, जो कि अपने आप में खतरनाक है और अनरेगुलेटेड स्पेस है इंटरनेट का। मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसी आपराधिक गतिविधियां भी चल रही हैं, तो उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। उपाय क्या करने चाहिए? इसमें दो तीन उपाय काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिबंधित उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब रेगुलेट किया जाना चाहिए, टाइमिंग किया जा सकता है। उसके बाद क्या कि जो उसमें जो स्ट्रीम करने की, सीखने की, जो शैक्षणिक और रचनात्मक रूप से सीखने की स्ट्रीम तक पहुंच की अनुमति देना, मतलब उसको सेक्टर ही फिक्स्ड कर लिया जाए कि आप एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हो, आप ये देख सकते हो, ये नहीं देख सकते हो, इस तरह से। मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देना आपको कि ये नहीं देख सकते हो, ये नहीं देख सकते हो। और बच्चों पर केंद्रित प्लेटफॉर्म बेसिकली, कि मतलब जैसा क्या कि टीन अकाउंट, मतलब बच्चों का अकाउंट, एक अलग अकाउंट ही हो, तो उस पर जो आने वाले जो मटेरियल्स होंगे वो बच्चों के लिए होंगे। जैसे टीवी को रेगुलेट किया जाता है, इतने से इतने समय में एडल्ट कंटेंट नहीं होगा, तो उसी तरह से वहां पे भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना, ये बहुत बड़ा केस स्टडी में भी यूज कर सकते हैं। ये केरल में क्या हुआ, डिजिटल डी एडिक्शन चला रही है केरल पुलिस सेल, डिजिटल डी एडिक्शन सेल, कि बच्चों को कैसे मोबाइल छुड़वाया जाए, लैपटॉप छुड़वाया जाए, उसको फिजिकल दुनिया में लाया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है और निःशुल्क है ये। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यहाँ पर। ठीक, चलिए अगेन फिर से एआई पे बेस्ड ही एक न्यूज है। क्या न्यूज है? ये न्यूज है पर्सनालिटी राइट्स से लेकर, क्या कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता उपयोग व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दे रहा है। मतलब एआई क्या कर रहा है? एआई इमेज बनाता है, क्रिएट कर सकता है, वीडियो क्रिएट कर सकता है, वॉइस को कहीं भी लगा सकता है, मतलब ये सारी चीजें चेंज कर सकता है, बदल भी सकता है। किसी वीडियो में किसी दूसरे का वॉइस लगा के, किसी दूसरे का फेस लगा के, किसी की आवाज लगा के कोई दूसरा वीडियो बना के, तो ये सबका प्रयोग करके क्या होगा? ये सबका प्रयोग करके कहीं ना कहीं जिसका प्रयोग किया जा रहा है, अगर उसके सहमति के बगैर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो उसके अधिकार का उल्लंघन है। कौन से अधिकार का? उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। एक तरह से उसका जो पूरा का पूरा जो उसकी पर्सनालिटी है, मतलब
कोई व्यक्ति कैसे बोल रहा है किसी भी लाइन को, कोई व्यक्ति कैसे एक्ट कर रहा है उस पे, और विशेष करके ये अभिनेताओं के साथ या जो बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनकी एक अपनी स्टाइल होती है। अगर उस स्टाइल को प्रयोग करके अगर कोई व्यक्ति उसको लाभ ले रहा है तो कहीं ना कहीं उससे सहमति लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ वो मामला है और उस पर अधिकार क्या होना चाहिए, उसके प्रयोग पे, दोबारा प्रयोग पे अधिकार उस व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे किसी एक्टर का कोई लाइन बोलने का या कोई उसकी डायलॉग काफी पॉपुलर होती है, हमने सुना है, जैसे अमिताभ बच्चन या बहुत बड़े बड़े एक्टर अनिल कपूर, इस तरह के एक्टर, इनके बहुत सारे डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हैं, सबकी जुबान पे हैं। अब उसका प्रयोग करके कोई एक्टर या कंटेंट क्रिएटर पैसा कमा रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या उनके पर्सनालिटी से पैसा कमाया जा रहा है और इसका कुछ ना कुछ राइट्स उस पर जाना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन है। तो यही मामला है, मामला यही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभी जो है ना मुकदमा दायर किया है बेसिकली, जहां पे उनके पर्सनालिटी को यूज करके कोई एआई जनरेटेड कोई वीडियो थी जिसपे मनगढ़ंत परिदृश्यों में दर्शा रहे थे, मतलब खुद से फिक्सियस, मतलब कहानी के रूप में उसे बना के दिखाया जा रहा था और उसमें इनसे जुड़ा हुआ कुछ कंटेंट था। तो उस पर उन्होंने मामला दायर किया है और बताया यही है कि व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पहले भी इस तरह के मामले देखे गए हैं। इस तरह के मामले जो जैसा मैंने बताया कि अनिल कपूर और डिफरेंट अभिनेताओं के केसेस में हुआ है। मामला व्यक्तित्व अधिकार के बारे में वही हम लोग देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियों और जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाले किसी भी एक्ट को, किसी भी चीज़ को प्रयोग करके कोई व्यक्ति अगर यूज करता है तो वो क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होगा और उसका उल्लंघन माना जाएगा। इसमें सेलिब्रिटी की बात कर लें, कोई सेलिब्रिटी हो, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, इस तरह से उसका वाणिज्यिक, उसके स्टाइल को लेकर वाणिज्यिक उपयोग करता है तो वो चीज़ें इसमें इस दायरे में होंगी। और भारत में व्यक्तित्व अधिकार किसी विशिष्ट कानून के द्वारा या परिभाषित नहीं है, बल्कि क्या होगा, इसमें जीवन का अधिकार में आएगा अनुच्छेद 21 में कि कोई भी आपकी इमेज या आपके शरीर या आपके जीवन से जुड़े कोई भी पक्ष है जो उसको प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, सब इसमें जीवन के अधिकार से संबंधित आएगी। इसलिए लिखा भी है ना वहां पे, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना, ये चीजें। चले अब इसमें लेकिन क्या है, व्यक्तित्व का अधिकार कहाँ कहाँ और संरक्षित है। आप देखो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, अभी क्या है, आईटी मध्यवर्ती दिशा निर्देश 2024, इसमें क्या है, प्रतिरूपण या छद्म रूपण, मतलब इम्पर्सोनेशन, मतलब किसी का जो चेंज करना, वॉइस को चेंज करना, मतलब किसी के वॉइस या इमेज वीडियो के आधार पर उसको प्रतिरूपित करना, उसी को छद्म रूपण बोला जाता है। तो और डीफेक्ट से संबंधित कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट सिंपल उस व्यक्ति का होगा जो जो मामला यहाँ पे है, अगर उसकी सहमति के बिना नहीं लिया जा रहा है तो उस पे उसका राइट बनता है, कॉपीराइट यही है। ट्रेडमार्क्स अधिनियम कि 1999 व्यक्तियों, विशेष रूप से सेलिब्रिटी को उनके व्यक्तित्व की विशेष विशेषताओं जैसे नाम, हस्ताक्षर, यहाँ तक कि कैच फ्रेज, मतलब कोई जुमला बोलना, वाक्यांश बोलना, तकिया कलाम कोई बोलना, कोई वर्ड वो बोलते हैं अपने स्टाइल में, उन सब का प्रयोग की जो है ना पंजीकृत करने की अनुमति देता है। मतलब आप उसमें ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे कंपनियां अपने ट्रेडमार्क में अपना क्या करवाती हैं, मार्क, जो आप देखोगे कोई भी लोगो है कंपनी का तो वो रजिस्टर करवाती है, तो वैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई व्यक्ति करवा सकता है जो कि पॉपुलर है इस तरह से। तो ये कानून उसको संरक्षण देता है। उसके बाद अगर रजिस्टर्ड है और उसके बाद उस बिना सहमति के अगर कोई प्रयोग करता है तो उसे वो उस पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो सिंपल ट्रेडमार्क रूल में भी अप्लाई होता है या कॉपीराइट में भी सिंपल इस तरह से। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के मामलों के संदर्भ में हम लोग देखते हैं वही कि उच्चतम न्यायालय ने इस पे क्या याचिका को सुनते हुए बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के रूप में रेखांकित किया है, मतलब निजता के अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकार, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। और अनिल कपूर मामला जो 2023 में आया था, न्यायालय ने अनिल कपूर की पहचान को डिजिटल रूप से दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं अरिजीत सिंह का भी मामला था 2024, आप देखो ये सब नोट कर सकते हैं, अरिजीत सिंह का मामला 2024 में, रिसेंट मामले हैं ये। वहां भी न्यायालय ने अरिजीत सिंह की आवाज को एआई की प्रतिकृति, मतलब एआई उसे ट्यून को चेंज करके उसका प्रयोग कर रही थी, तो उस पर भी जो है ना संरक्षित किया गया, मतलब उसको भी बैन किया गया है।
ऐसा करने से भी लोगों को बैन किया गया है। तो चलिए, ठीक है। अब क्या है, कुछ व्यक्तिगत अधिकार से जुड़े हुए और बात हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक चिंताएं क्या है। डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट, जो कि सब कुछ, चेहरा, आवाज, सब कुछ बदल देता है और गलत सूचना फैलाता है, जबरन वसूली के लिए सक्षम बनाते हैं और लोक विश्वास को कम करते हैं। यही, इसीलिए इस कारण से ये करना जरूरी है। अब अमिताभ बच्चन की आवाज में किसी को कॉल जा रहा है, आपने सुना होगा ये सारे मामले, केबीसी में बहुत सारे प्लेयर आते हैं या सेलिब्रिटी आते हैं, तो वो खुद ये बोलते हैं कि आपके आवाज में आजकल केबीसी में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है और इसके आधार पे जो फ्रॉड किया जा रहा है। तो यही चिंता है कि उनका आवाज कोई और यूज करके और ये फ्रॉड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही सबसे बड़ी चिंता हो सकती है। इस तरह की, या कोई अश्लील वीडियो बनाना, या इस प्रकार के डिफरेंट पर्पस से, डिफरेंट गलत पर्पस से मानव पहचान का वस्तुकरण। तो बेसिकली वही है कि मानव को क्या एक प्रोडक्ट के रूप में यूज करना, जैसे विज्ञापनों में, फिल्मों में प्रचार के लिए सेलिब्रिटी का सदृश रूप बनाया जा सकता है और उसके मरने के बाद भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। भले उसे अच्छा लगे या ना लगे, हो सकता है कि वो अपने स्टाइल को ना प्रयोग करना चाहता हो। अब तो ये भी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि जो उसके आवाज में बोला जा रहा है, आवाज में बोल के बेचा जा रहा है जिस प्रोडक्ट को, तो ये चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ पे। चलिए, डेटा का दुरुपयोग, नो डाउट, ये क्या है, डेटा के एआई स्क्रैपिंग मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए अक्सर बिना अनुमति के व्यक्तिगत तस्वीरें, सोशल मीडिया डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट एकत्रित किया जाता है। अभी हमने देखा अभी कि जो एआई प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर डेटा को यूज करते हैं और डेटा और कहीं किसी और का नहीं होता, हमारे आपका ही डेटा होता है, बैंकिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है या हमारे मोबाइल में इंटरनेट पे डिफरेंट डोमेन में अवेलेबल है। उसी डेटा का यूज करके वो ट्रेंड करते डेटा को, मशीन लर्निंग इसी को बोला जाता है, और उसके आधार पे वो मॉडल बनता है, तब जाके वो दूसरों को प्रोसेस रिजल्ट दिया जा सकता है। इसलिए आजकल बिग डेटा का जो क्या हो गया, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या, तो डिजिटल फुटप्रिंट एकत्र करते हैं डिफरेंट जगह से। तो कहां से करते हैं, सबसे आसान तरीका कहां, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम क्या खाना सर्च कर रहे हैं, कपड़ा सर्च कर रहे हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं, या हम अपने से जुड़े, मतलब हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, या हम किसे पसंद करते हैं, किसे पसंद नहीं करते हैं, निजी डेटा भी तो है हमारे, उस सब यहाँ से लिया जा सकता है, उसका दुरुपयोग संभव है। दायित्व संबंधी मुद्दे, डीप फेक की रचनाकारों और वितरकों को जवाबदेह ठहराना समस्या आती है, किसने बनाया पता ही नहीं चलता, या किस प्रकार से ये चीज़ें ट्रैक करना ही मुद्दा है। तो इसके लिए पहचान प्रकट नहीं करना होता, तो ये सारी चीज़ें चुनौतियां हैं। चलिए, एक और इसमें न्यूज आर्टिकल है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, और महत्वपूर्ण क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश के गैर अनुपालन पर सरकार को फटकार लगाई। काफी सेंसिटिव और गंभीर मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को जो है ना, यहाँ पे इस पे सरकार पे जो है ना, यहाँ पे सवाल किया गया है। ये मामला क्या था कि सीसीटीवी लगाया गया था। आप जरा सोचो, सीसीटीवी लगाने की जरूरत क्यों है थाने में? थाने में इसलिए आवश्यक है कि थाने की कार्रवाई को जो वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सके, वहाँ पे कुछ अनुचित ना हो। अनुचित मतलब कस्टोडियल डेथ या रेप जैसी घटना जो पुलिस कैंपस में जो पहले देखे गए और बहुत बड़ा मुद्दा भी है देश में, वो ना हो, उसे रोकने के लिए, इससे पारदर्शिता बनी रहे, हमेशा सीसीटीवी के अंतर्गत उसकी निगरानी की जा सकेगी। तो ये इससे जुड़ा हुआ है। और ये निर्देश किस मामले में आया है कि परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह बाद में 2020 में जारी किया गया था। ये जो निर्देश था कि सब में सीसीटीवी लगाया जाए। इन निर्देशों में हिरासत में यातना को रोकने के लिए एनआईए बेसिकली, और कहाँ कहाँ लगाया गया ये भी बताया गया, एनआईए, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई, और पुलिस थानों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। निर्णय के तहत न्यायालय ने राज्य और जिला स्तरों पर निगरानी समितियों के गठन को अनिवार्य किया था, और इन समितियों ने 2018 के केंद्र स्तर पर केंद्रीय निगरानी निकाय की तर्ज पर गठित किया जाना था। तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देख लो कि इसे निगरानी कौन करेगा। केंद्र स्तर पे क्या होगा, सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी, और इसमें संस्तुति थी, बनी या नहीं बनी बात की बात है कि राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे भी एक समिति होगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या स्ट्रक्चरिंग था, कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिए थे। तो एक तो ध्यान में ही रहेगा
केंद्रीय निगरानी निकाय बनी है, इसे निगरानी करने के लिए कि बात सही है या नहीं है, कि इन सारे कैंपसेस में ये चीजें किस प्रकार से काम कर रही हैं। अब जो इससे संबंधित जो भारत में जो हिरासत में यातना से संबंधित जो सुरक्षा उपाय है वो क्या है, कुछ संवैधानिक प्रावधान है और कुछ अन्य प्रावधान भी है, देख सकते हैं हम लोग। क्या संवैधानिक प्रावधान? सबसे पहले अनुच्छेद 14, सब बराबर है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, चाहे वो किसी क्राइम में कन्विक्ट ही क्यों ना हो, दोषी ही क्या ना हो, ये संदेह वाली स्थिति में ना हो, तो उसके जीवन का अधिकार तो है ना, तो 21 तो है ना, तो ये चीज तो उसको सुरक्षित करना होगा, ये तो कोई नहीं ले सकता ना किसी भी क्षेत्र में, तो इससे जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा 20(3), अनुच्छेद 20(3), स्वयं को दोषी ठहराना है। इसमें 3 अधिकार है, हमने याद किया है, अब हम रिवाइज कर सकते हैं। तो स्वयं को दोषी ठहराने के लिए जबरदस्त जो उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोला जाता है कि खिलाफ संरक्षण, ये स्वयं के खिलाफ को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कि कोई आप पे जबरन, आप पे जो है किसी भी दोष को मानने के लिए आपको नहीं किया जा सकता। और बेसिकली ये होता ही इसीलिए है कस्टोडियल डेथ, कि जहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाते हैं विद डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, जो उसमें जिसको कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, मामला लगाया गया है, और कि उसके द्वारा जो है दोष को मान लिया जाए और उसमें कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है फिजिकल टॉर्चर के कारण, यही मामला है। और अंततः अनुच्छेद 21 आ गया, ठीक है। हिरासत में मृत्यु पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश, जाहिर सी बात है ये मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, तो मानवाधिकार आयोग के लिए ये महत्वपूर्ण मामला है। और इसमें इन दिशा निर्देशों में क्या है, हिरासत में मृत्यु या बलात्कार की घटना की 24 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है, जिससे उसकी जांच भी की जा सके, मतलब उसको छिपाना मुश्किल हो जाए। चलिए, पिछले निर्णय कौन कौन से हैं, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए मेंस के दृष्टिकोण से, और ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997, प्रकाश सिंह जो पुलिस रिफॉर्म से माना जाता है, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, और शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल राज्य, ये नया मामला है तो इसे भी नोट कर सकते हैं। बाकी ये दोनों तो पॉपुलर है, ये सारी किताबों में नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये नया मामला है, इसे अब देख लेते हैं, तो पहले ही एक एक करके इसको देख लेते हैं। डीके बसु में क्या है कि इसमें हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा और गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे, कि पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस हमारे यहाँ 21 और 22 में तो दिया गया है, गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण, ऑब्वियसली वो फॉलो किया जाना चाहिए। यही चीज हम प्रकाश सिंह के मामले में भी किया गया था। इसमें हिरासत में हुई मृत्यु से संबंधित मामलों में प्रत्येक राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का आदेश दिया गया था। डायरेक्टली एक अथॉरिटी बना दी जाए जहां पे शिकायत किया जा सके, जो एसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखेगा, तो मतलब उच्च अधिकारियों। तो इससे क्या होगी, चीजों सिस्टम जो है ना इसे गंभीरता से लेगा और इस पे काम करेगा। अब देखते हैं ये नया मामला क्या है। शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 का, कि इसमें गृह मंत्रालय को अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी लागू करने के लिए केंद्रीय निगरानी निकाय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। यही जो हमने केंद्रीय निगरानी निकाय की बात हम लोग कर रहे थे ना अभी, तो ध्यान रखिए। तो पूछा जा सकता है केंद्रीय निगरानी निकाय कहाँ पे, कौन से मामले में दिया गया था, अगर प्रीलिम्स में पूछा गया, और बाकी अगर प्रीलिम्स में मेंस में लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस होगी कि भारत में हिरासत में हुई मौतों की स्थिति क्या है। बहुत गंभीर मुद्दा है, रहा है ये। क्यों रहा है कि उच्चतम न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 1754 और 2024 में भी, ये 2023 में जेलों में 1754 हिरासत में मौतें हुई थी, और 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार जिला न्यायालयों में 1 वर्ष से अधिक समय से 1237 हिरासत में हुई मौतों से संबंधित पूछताछ लंबित है ये मामले, तो ये ध्यान रखेंगे, इससे अधिक ही मामला है। उसके बाद क्या, भारत 1997 संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी अभिसमय, तो ये याद रख लेंगे, UNCAT पे हस्ताक्षर किया था, और लेकिन अभी तक उसका रेटिफिकेशन नहीं किया गया भारत के द्वारा, तो ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन ये क्या हस्ताक्षर करता राष्ट्र है, भारत इसको एक हद तक जो है इसे मानता है, तो ये भी इसे याद रख सकते हैं, इस संस्था का नाम। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली जो शॉर्ट न्यूज है वो
संविधान से जुड़ा हुआ संविधान दिवस है आज 26 नवंबर, और 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान अपनाया गया था, यही डेट हम लोग देखते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि उसी दिन बन के और उससे वे जो उसे अपनाया गया, ये डेट देखते हैं। लेकिन संविधान कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और जिसे कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये उस समय से नहीं मनाया जा रहा है। संविधान दिवस की बात करेंगे तो ये 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान को नम्य बनाने वाले कारक, तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें लिख दी गई है, मतलब कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़कर इसे देख सकते हैं इस न्यूज को। तो सबसे पहला क्या है कि भारतीय संविधान को नम्य, या आप ये देखेंगे सबसे अधिक ग्राह्य कौन बना सकता है, जो अभी तक इसे समय के साथ तालमेल बिठाकर आगे चलाए रखने में जो इसके लिए सहायक सिद्ध हुआ है। सबसे पहला कि प्राचीन समय में मौजूद असमानताओं को दूर करता है। ये विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि आरक्षण से जुड़ा हुआ के संदर्भ में, इसके संदर्भ में हम लोगों ने प्रावधान किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो मैंने बताया कि जाति धर्म आधार पे भेद नहीं किया जा सकेगा, तो ये आर्टिकल 15 है। उसका 14 भी दिया गया, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो ये जितनी भी थी प्राचीन समय से चली आ रही परंपरागत रूप से जो असमानता या असमानता के लिए जिम्मेदार जो कारक थे, सबको अलग करने, कम करने का या रोकने का काम किया गया इससे। अब यही उदाहरण भी यहाँ पे दिया ही गया है, 15(2) यही बताया गया जो मैंने बताया। 17 अस्पृश्यता, 23 जो है ना किसी प्रकार के शोषण, किसी प्रकार के ऐसे सामाजिक आर्थिक व्यवहार से बचाना, विशेष करके समाज के कमजोर वर्गों को। उसी तरह स्वतंत्र संस्थाएं जैसे उच्चतम न्यायालय, मतलब न्यायालय पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था किसी भी सरकारी पद या सरकार के नियंत्रण से बाहर, बल्कि वो संविधान के द्वारा चलना। इसीलिए सही मामले में विधि के शासन की स्थापना की गई संविधान को लागू करके। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने बताया न्यायिक व्यवस्था, उसी तरह से न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ बहुत सारे जो कार्यालय हैं, जो बहुत सारे जो पद हैं, जैसे कैग, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे आप देखोगे कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण, इस तरह से मतलब विधायिका के द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों पर, मतलब बजट आता है उसमें बहस आवश्यक है, पूरी की पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है राज्यसभा लोकसभा में, इसी तरह से विधानमंडलों में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। निरंतर विकास मतलब इवॉल्व भी कर रहे हैं, निरंतर हम उसे जोड़ भी रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला समय के साथ तालमेल बनाए रखने की क्षमता इसको दी गई। कैसे क्षमता दी गई समय के साथ तालमेल बनाए रखने में? समय के साथ जो जरूरतें हैं उसके अनुसार संशोधन किया जा सके, संशोधन भी उसमें ऐड किया जा सके, उसमें हटाया भी जा सके, और कुछ अलग कुछ नई अवधारणा है, जैसे जेंडर राइट्स को लेकर संशोधन किए गए, जैसे देश के आर्थिक मामलों को लेकर, वन नेशन वन टैक्स को लेकर। ये दो दो अलग अलग चीजें मैंने बताई यहाँ पे, जेंडर राइट्स, यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स, वहां भी बदलाव किए गए, जो कि अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। उदाहरण, दोनों उदाहरण यहाँ पे यही दिया गया, और यहाँ पे एक और दे दिया गया जेंडर राइट्स ही, 1/3 आरक्षण दे दिया गया, 106वां संविधान संशोधन। तो ये पॉसिबल कब था? जब संशोधन किए जाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई। ना वो आसान थी ना वो कठिन थी, हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण थी। चलिए, सुर्खियों में रहे अभ्यास, क्या नाम है इसका? एक्स सूर्य किरण, नेपाल के साथ भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण XIX, जो 2025 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा, और 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक ये है। तो इसके बारे में क्या, भारतीय थल सेना और नेपाली थल सेना 2011 से ही आयोजित हो रही है ये, और इसीलिए ये 16वां है ये। हाँ, ठीक है। और आतंकवाद रोधी अभियानों, जंगल युद्ध, पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित, जो थल सेना से संबंधित है, और आपदा राहत वगैरह इसमें ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे इस अभ्यास का। तो संयुक्त रूप से जो दोनों सेनाएं जो है ना अचीव करने का प्रयास करेंगी। ऑपरेशन पवन, इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है ऑपरेशन पवन? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑपरेशन पवन कब हुआ था? इंडिया पीस कीपिंग फोर्स
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये हमने सुना है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मतलब यूएन के डिफरेंट मिशन में, मतलब दुनिया के किसी भी इलाके में अगर अशांति का माहौल है तो यूएन और यूएन से रिलेटेड जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा एक पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है। उसमें भारत भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इसी तरह से एक मामला है 1987 का, जब श्रीलंका में तमिल टाइगर और वहां की सरकार के द्वारा जब गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें ये समझौता, उसमें जो है ना भारत में क्या, भारत के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स दिया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना को का कारण बने। मतलब वहां पे बुरी तरह से हमारी सेनाओं का जो पीस कीपिंग फोर्स, जो भारतीय जवान गए थे, भारतीय टुकड़ी गई थी, उसको मतलब हार का सामना देखना पड़ा और सबकी लगभग मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो यही कारण है कि उसमें ऑपरेशन पवन जो किया था, उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि पहली बार किया गया। तो अपने आप में काफ़ी विवादित भी है वो मामला कि क्यों भेजा गया, कम तैयारी में भेजा गया, या मामला पारदर्शी नहीं था, या समय के साथ, इस तरह की बहुत सारे उस पे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो यही कारण यहाँ पे बना है। बेसिकली ऑपरेशन पवन क्या था कि पढ़ लीजिए, इसमें 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के बाद भारतीय शांति रक्षक सेना द्वारा शुरू किया गया IPKF, ये पॉपुलर टर्म यही है IPKF। और हम लोग क्या चाहते थे कि श्रीलंका में जो उग्रवादी संगठन था, जो तमिलियन टाइगर, LTT बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, एलम, उसके द्वारा क्या किया, उसके जो वैसे जो वो मेन संगठन वही थी, तो उसके द्वारा जो शस्त्र को रखवा दिया जाए, सरेंडर करवा दिया जाए, जिससे कि वहां पे पीस लाया जाए और इलेक्शन करवाया जाए। इस पे बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है, इस मुद्दे पे काफी पॉपुलर मुद्दा रहा है। तो उससे निपटना यही उद्देश्य था, इसके लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था वहां पे। चलिए, म्यूल अकाउंट्स, ये हमने सुना है, बैंकिंग फ्रॉड और फिशिंग का मामला जो साइबर अपराधी के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो एक अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, म्यूल अकाउंट मतलब क्या, जो एक थर्ड पर्सन, मतलब क्या कि एक जो साइबर जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है वो, और जो एक जो विक्टिम है, मतलब विक्टिम है जिसके अकाउंट से पैसा निकल रहा है, तो इसके द्वारा इसे कॉल करके या मैसेज करके किसी भी प्रकार से ये पैसा अपने अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अपने अकाउंट में इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि ट्रैक करना इसे आसान हो जाएगा। इसे ट्रैक किया जा सकता है एजेंसी के द्वारा, बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये अकाउंट एक थर्ड पर्सन का अकाउंट ये रखा जाता है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, गरीब, निर्धन, जो बेरोजगार, गांव के सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, जिनका अकाउंट है। और जिनका अकाउंट कैसा अकाउंट, सरकार ने अभी बहुत सारे अकाउंट खोले जनधन वाले, जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं है लेकिन अकाउंट है और वो नॉर्मल मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों का अकाउंट है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है बैंकिंग के बारे में। वैसे लोगों को कुछ पैसा देकर जिससे उनका जीवन चल जाए, उसमें ये ट्रांजैक्शन होते हैं, जिससे जब भी पुलिस अगर या एजेंसी अगर ट्रैक करेगी तो यही मिलेगा। तो लास्ट लिंक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इससे लिंक नहीं जुड़ पाएगा, तो ये क्रिमिनल। तो इसीलिए इस तरह के अकाउंट की भरमार हो गई है। हमने सुना है जामतारा और जो हरियाणा में नू है, जो ये सेंटर हैं इस तरह के साइबर फ्रॉड के। तो वैसे जो है डिफरेंट अकाउंट्स की पहचान करना ये बड़ी चुनौती है, और पहचान करना और इनको उस पर कार्रवाई किया जाना। तो यही व्यवस्था क्या है कि ऐसे हॉटस्पॉट की संख्या वृद्धि हुई है और साइबर धोखाधड़ी के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बढ़ रहे हैं समय के साथ। वही 2 जगह बताया कि जामतारा झारखंड में है, इस पर तो मूवी भी बन चुकी, वेब सीरीज भी बन चुकी, और नू हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में ये। और यही जो पूरा का पूरा मामला है, मतलब देखो इसके लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया, और जिसमें 700 से अधिक बैंक शाखाओं में लगभग 8.5 लाख म्यूल अकाउंट्स का पता लगाया गया। इतने बड़े पैमाने पे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो म्यूल अकाउंट के बारे में ये बात कही गई है। चले, ओजोन के बारे में एक अच्छी खबर ये है। ओजोन क्या, ओजोन क्षरण, ओजोन का डिप्लेशन, मतलब ओजोन जो परत है, जो आने वाली सूर्य की किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और उससे जो होने वाली खराबी है उसके प्रति जो है ना हमारे लिए फिल्टर का काम करता है। पूरी पृथ्वी के लिए क्या, ये फिल्टर का काम करता है। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पे, समताप मंडल के निचले हिस्से में 15 से 50 किलोमीटर के बीच में ही तो है, लेकिन ये जो लेयर है ये क्या 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, ये इसकी लेयर जो है ना एकदम मोटी लेयर है। मतलब क्या, इसकी डेंसिटी अधिक है इस गैस की, तो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं पॉपुलरली, ओजोन परत।
जो कि आने वाली सूर्य किरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और वो फिल्टर करके भेजता है प्रकाश, जिससे कि हमारे स्किन पे या किसी चीज पे जैव विविधता का संरक्षण हो सके, मतलब उससे समस्या ना हो। लेकिन अगर ये किसी कारण से पतली हो जाए, ये किसी कारण से क्या हो जाए, पतला हो जाए, मतलब इसका क्षरण हो जाए, तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट ये आ जाएगा, और डायरेक्ट आने से क्या होगा, यहाँ पे जैव विविधता पे खतरा और हमारे ह्यूमन हेल्थ पे खतरा, और पूरी के पूरे इकोसिस्टम, मतलब पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा उससे, क्योंकि अधिक तापमान आएगा और उससे जो है सब कुछ खराब होने का ये रहेगा। तो इसीलिए क्या, ओजोन क्षरण पे ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने सुना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरे दुनिया में ये काम किया गया कि जो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार जो गैस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें भी क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे कंटेंट होते हैं जिस भी गैस में, वो जो है ओजोन क्षरण को बढ़ावा देते हैं। ओजोन क्षरण को बढ़ावा किस में यूज होता है, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है। तो क्या किया गया, पूरी दुनिया बैठी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही ये फैसला लिया गया 1987 में, और कि उस पर रोक लगाया गया, और रोक लगाया गया, इसका फायदा हुआ, काफी फायदा इसका ये हुआ कि उसके जगह पे हम लोग आज क्या यूज करते हैं, HFCs यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसमें उसकी मात्रा कम होती है। और इसका फायदा यही हुआ जिसके कारण आज हम ये न्यूज देख रहे हैं, ये हुआ कि 2025 में अंटार्कटिका के ऊपर जो बना ओजोन छिद्र था, 1992 के बाद से 5वां सबसे छोटा छिद्र बताया है। तो मतलब ये क्या काम हो रहा है, कारगर हो रहा है, जो दुनिया के द्वारा प्रयास किया गया ओजोन क्षरण वाले पदार्थ को कम करके, रिडक्शन करके। हाँ, तो यही बातें यहां पे की गई हैं, ठीक है। तो ये चले, नई चेतना काफी इंपॉर्टेंट है। किस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में। क्या है ये, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि विकास कल्याण मंत्री के द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे राष्ट्रीय अभियान है। तो सबसे पहले नई चेतना को ध्यान में रख लेंगे, किससे संबंधित है, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। करता है क्या है, दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, DNRLM जो है, के अंतर्गत 1 महीने तक चलने वाला अभियान है। क्या करता है इसमें स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और 11 मंत्रालयों का समन्वय शामिल है। और क्या, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध सामुदायिक कार्रवाई को मजबूत करना। आप देखो, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से संबंधित है ना, और ये ग्रामीण स्तर पे, सभी स्तर पे महिलाओं को। उसके बाद ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। कैसे होगा ये भी बताया गया है इसमें, जैसे कि परिवहन की व्यवस्था करना, सुरक्षित परिवहन। सुरक्षित परिवहन का मतलब क्या होता है, CCTV कैमरा हो या पर्याप्त सुरक्षा हो आने जाने के रास्ते में। ये महिलाओं को प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता देना, मतलब परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे साझे सामुदायिक उत्तरदायित्व के माध्यम से अवैतनिक देखभाल कार्यों का समाधान करना, और उद्यमिता और आजीविका अवसरों को विस्तार करने के लिए परिसंपत्तियों, ऋण कौशल एवं शहरी महिलाओं को पहुंच को बढ़ावा देना, जिससे क्या हो, उनको सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा और सुरक्षित किया जा सकेगा, सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। तो अल्टीमेटली क्या, ये सशक्तिकरण के रूप में की ओर बढ़ावा देगा महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑन कोर्ट, मतलब बेसिकली क्या है कि केरल के उच्च न्यायालय द्वारा केरल के कोल्लम जिले में, ध्यान रखेंगे, देश की पहली जो है 24x7 काम करने वाली कोर्ट हो गई। मतलब ये ऑनलाइन काम करेगी, ऑन का मतलब ऑनलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन होगा तो क्या 24x7, क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो रही है ना, सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, सत्यापन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, गवाहों का आना, लॉयर्स का आना, सबको जो है ना पार्टिसिपेट करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही है। तो ये 24x7 काम कर सकता है, कभी भी मामला को वहां पे दर्ज करवाया जा सकता है, कभी भी मामले की सुनवाई की जा सकती है, मतलब दिन में कभी भी, यही इसका मतलब है। ये ऑन कोर्ट दिन के किसी भी समय मामले दायर करने की अनुमति देता है। उसके बाद क्या, पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करेगा। वकील, वादी जो हैं, जो पार्टीज हैं, उनको ई फाइलिंग, डिजिटल रूप से दस्तावेज सत्यापन, SMS, ईमेल समन, SMS और ईमेल के द्वारा अभी भी बहुत काफी कार्रवाई हर जगह ये किया जा रहा है। जैसे चालान वगैरह भेजने की व्यवस्था किया जा रहा है, ये हर जगह केरल में ये काफी अच्छी उपलब्धि माना जा रहा है। इसमें आभासी सुनवाई, मतलब डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म के द्वारा,
रियल टाइम अपडेट की सुविधा मिलती है। महत्व क्या है, ओएन कोड लगभग 140 दिनों में मामले को निपटारा करती है। मतलब क्या, इसमें रेट बढ़ गया मामला को निपटान करने के लिए, जितना समय लगता था। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि हमारी जुडिशरी जो है ना आज ओवरबर्डन हो गई है। उसका कारण क्या है कि जो हम मामले को निपटान करने का जो दर है वो हमारे यहाँ काफ़ी अधिक है। वो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं उसके पीछे, कि अवसंरचना की कमी है, स्किल फोर्स की कमी है और भी सारी प्रक्रियागत कमियां हैं। इसने जो है ना समय को कमा दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा प्रयास इसको बताया जाना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल पेंडेंसी हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। चलिए, अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। देश की अर्थव्यवस्था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक, डॉक्टर ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक, यही डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उसके बारे में बात करेंगे। 1921 से 2012, ये देखेंगे 26 नवंबर को इनकी जन्म दिवस है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनका जन्म कहाँ, केरल के रहने वाले थे बेसिकली। और भारत की श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड की बात की गई इसमें, के सूत्रधार थे, जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनाने में मदद किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये संस्था याद रख लें, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और आनंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इरमा के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। और 1979 में धारा की शुरुआत करके खाद्य तेल व्यवसाय में भी क्रांति ला दी थी। पुरस्कार क्या है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे एक बार 1963 में, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार, पद्म विभूषण 1999 में। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित ये व्यक्तित्व थे। तो आज हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और इसमें जो भी जानकारियाँ आपने सीखी हैं, जो प्राप्त किया है, उसको अपने तैयारी में ऐड कीजिए, रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।